जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। राइट, तो जैसा कि आज एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है ऑर्डिनेंस से, जिसे हिंदी में हम अध्यादेश कहते हैं। और अगर इसको मैं एक सकारात्मक तरीके से देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि अचानक से किसी विधि या कानून की ज़रूरत पड़ जाती है तो जो हमारा जो तंत्र है वो आप जानते ही होंगे कि कुछ भी कार्य करेगा तो उसके पीछे उसको एक कानून का रूप उसे देना पड़ता है, तो वो कानून के द्वारा वो काम कर सकता है अगर कोई अचानक से ज़रूरत पड़ जाए। ये एक सकारात्मक रूप मैंने आपको दिखाया। वहीं पर मैं इसको एक नकारात्मक तरीके से समझने का देखूं, एक रूप देखते हैं इसका नकारात्मक, तो देखिए लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो इस बात पे है कि इसमें लोगों का महत्व है। अब जैसे कि ऐसा समझिएगा कि हम जो लोग हैं, हम भारतीय जो लोग हैं जो 18 वर्ष के हैं या उससे ज़्यादा के हैं, हम जो अपनी जो एक कानून बनाने की शक्ति है उसको हस्तांतरित करते हैं किस रूप में? वोट के माध्यम से। तो यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि हम किसी को भी चुनते हैं तो हम किसी सांसद को चुनते हैं। अगर मैं केंद्र की बात करूं, मैंने क्या बोला, अगर मैं केंद्र की बात बोलूं तो मैंने सांसद को चुना या हमने सांसद को चुना, परंतु उन्हीं सांसद में से कौन मंत्री बनेगा वो हम नहीं चुनते। अर्थात अगर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, इस तरह से वो हमारे हाथ पे नहीं होता है। हमारे हाथ पे है सांसद को चुनना या सरकार बनाना, और उससे भी जरूरी है सांसद। ठीक है, अब एक संसद होती है, संसद को अगर मैं परिभाषित करूं तो मैं लोकसभा राज्यसभा वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी एक सांसद के रूप में देखूं तो मैं समझता हूं कि जो पूरी संसद होती है उसमें कुछ विपक्ष के होते हैं और कुछ हमारे पक्ष के होते हैं। पक्ष मतलब सरकार। और जब कानून बनाया जाता है तो जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी पूरा अधिकार होता है वोट देने का, अपनी बात रखने का। जो स्क्रूटनी होती है, जो काटछाट होती है, उसमें पूरा अधिकार होता है हमारे विपक्ष के लोगों का बैठने का। देखिए कुछ भी है, अगर वो विपक्ष के हैं परंतु अपने अपने जो उनका जो क्षेत्र है, अपनी अपनी जो टेरिटरी है, वहां से तो जीत के आए ना, तो अधिकार तो बनता है। तो यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि जो कानून बनाया जाता है, जो कानून बन के आते हैं, उसमें जो योगदान होता है वो उनका भी होता है जो विपक्ष में बैठे। ठीक है, परंतु अगर अध्यादेश को देखा जाए तो अध्यादेश ऐसा कहीं ना कहीं घातक बनता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि जो मंत्रिपरिषद है उसके कहने से जो हमारे राज्यपाल हैं अनुच्छेद 123, और जो हमारे राज्यपाल हैं अगर राज्य की बात है अनुच्छेद 213 के माध्यम से अध्यादेश जारी करते हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला मंत्रिपरिषद के कहने से, क्योंकि अनुच्छेद 74 बैठा हुआ है। तो यहां से हमें दिखता है कि मंत्रिपरिषद मंत्री लगते ही वो कार्यपालिका का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि भारत की जो तंत्र है भारत में, जो जिसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वहां पर एक जो हमें एक सीमा दिखती है, जैसे हम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। लोकतंत्र में हमेशा क्या होना चाहिए? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। परंतु पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, खासकर भारत की बात बोलूं तो भारत में ये डिवीजन जो है ये एक विधायिका और कार्यपालिका के मध्य पूरी तरह से नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मंत्री साहब होते हैं, जैसे मैं प्रधानमंत्री को लूं, उनका सांसद होना अनिवार्य है। तो सांसद के नाते वो एक विधायिका का हिस्सा बन जाते हैं और मंत्री होने के नाते वो एक कार्यपालिका का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि एक ही व्यक्ति एक समय पे दो भूमिकाएं निभा रहा है, तो उसको एक शक्ति का विभाजन करना बड़ा मुश्किल है। परंतु हमारे वहाँ जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल अलग है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, जो हमारे वहां विधायिका है और जो न्यायपालिका है वो भी बिल्कुल अलग है। परंतु हमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि विधायिका का हस्तक्षेप ना के बराबर देखा जाता है। किसमें? अगर मैं बात करूं विधायिका, माफ कीजिएगा, अध्यादेश में। विधायिका से मेरा तात्पर्य है अभी जो विपक्ष में बैठे। ठीक है, अब देखिए यहीं से एक कुछ हमें दिखता है कि जो अध्यादेश है वो कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका है उसको ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, जो लोकतंत्र की धारणा के विरुद्ध है। ठीक है, लोकतंत्र में तो लोगों का तंत्र है ना, जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी तो जीत के आए हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं कुछ हस्तक्षेप तो होना चाहिए, परंतु अध्यादेश में नहीं दिखता है। राइट, तो देखिए ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूं कि आपका जो प्रश्न है वो है अध्यादेश शक्ति का दुरुपयोग को लेकर मुख्य चिंताएं और विवाद क्या है। ठीक है, इस तरह का। अब मैं क्यों लेके आया हूं? क्योंकि जब मैं आज का न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, आज 18 जुलाई का मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो मुझे फ्रंट हेडिंग पे ही ये दिल्ली का विवाद दिख रहा है। क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं एक अध्यादेश लाया गया है 2013 के द्वारा। उसमें कहीं ना कहीं जो शक्ति असल में मिलनी चाहिए थी मंत्रिपरिषद को जो शक्ति मिलनी चाहिए थी वो दे दी जा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में अनुच्छेद 200 एक सेकेंड
239 ए के तहत आप जानते ही हैं कि दिल्ली में हम गवर्नर नहीं बोलते हैं, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ ये शक्ति दी जा रही है, ठीक है। अब वो शक्ति कौन सी है, क्या है, वो एक विवादित मुद्दा है, क्योंकि अभी जो जितने भी आईएएस लेवल के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रांसफर किया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ। हालांकि वो मुद्दा नहीं है हमारा जो मुद्दा है वो है अध्यादेश। तो अध्यादेश को जरा समझते हैं, और अध्यादेश की अगर हम कमी निकालते हैं तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि अध्यादेश को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे तो हम एक प्रश्न उठा रहे हैं हमारे उन लोगों पे जिन्होंने संविधान बनाया है। अगर उन्होंने संविधान में अगर जो अध्यादेश 123 और 213 में डाला है तो कुछ जानबूझ कर डाला होगा, उनके हम विवेक पे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे। बाकायदा हम क्या करेंगे, अगर कोई कमी हम निकालते हैं तो उसका एक निवारण हम देंगे, ठीक है। ये हमारी मीन्स राइटिंग है। कभी भी आपने ये नहीं लिखना है कि अध्यादेश को हटा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि अध्यादेश का एक नकारात्मक पहलू है और एक सकारात्मक पहलू भी है, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने देखिए एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को जोड़ा हुआ है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 3 थे। सबसे पहला वाला 1861 था, दूसरा वाला 1892 था और तीसरा वाला 1909, जिसको हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी कहते हो, राइट। अब प्रश्न है कि सर मैंने ये पहला वाला क्यों जोड़ा हुआ है। ये इसलिए जोड़ा हुआ है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है अध्यादेश की, क्योंकि इसी अधिनियम द्वारा वाइसरॉय को ये शक्ति दी गई कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। आई रिपीट, इसी अधिनियम के द्वारा जो वाइसरॉय हुआ करते थे भारत के, उनको शक्ति दी कि वो क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और जो प्रथम हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उनको ये शक्ति मिली, पहले थे वो, ठीक है। और तब इसका जो कार्यकाल था वो 6 माह का था, 6 मंथ, यानी कि अध्यादेश अधिकतम कितना कार्य कर सकता था, 6 माह। अब वर्तमान में इसकी तुलना कर लेते हैं पहले। तो वर्तमान में इसकी जो तुलना है वो है अधिकतम कितना कार्य कर सकता है, वो 6 माह, 6 मंथ, 6 माह 6 वीक, यानी कि 6 हफ्ते। असल में वो कार्य जो है अध्यादेश वो 6 ही हफ्ते के लिए कर सकता है, परंतु हमारा जो सत्र लगते हैं, जैसे कि आपको पता है संवैधानिक तौर पे हमारा 3 सत्र होने चाहिए। जैसे हम जानते हैं एक बजट सत्र होता है, एक मॉनसून सत्र होता है और एक विंटर सेशन होता है, राइट, शीतकालीन। परंतु ये भी संविधान में बता रखा है कि अधिकतम जो गैप होगा, अधिकतम जो एक गैप आएगा बीच में, वो 6 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अर्थात एक साल में 2 तो करानी ही है, एक साल में 2 तो कराना ही है। इसलिए अधिकतम अगर 6 महीने का गैप आता है सत्रों के मध्य, तो इसलिए 6 माह तो ये जुड़ गया, क्योंकि हम अधिकतम बात कर रहे हैं। अधिकतम अध्यादेश का कार्यकाल कितना हो सकता है, तो 6 माह तो किसका जुड़ गया, सत्रों का जो अंतराल है 6 माह का, वो जुड़ जाएगा। और खुद का इसका 6 माह का होता है, माफ कीजिएगा 6 हफ्ते का होता है इसका खुद का। तो कुल कितना हो गया, 6 माह 6 हफ्ते। जैसे आपने तुलना करनी है। ये कुछ इसका ऐतिहासिक पहलू मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको पता होना चाहिए। अपनी मेंस राइटिंग में इंट्रो में आप ऐतिहासिक से शुरू करिए और कुछ इस तरह की बातें आप इंट्रो में रखिए अपने। पहला वाला ऐतिहासिक दिखाइए, दूसरा थोड़ा ये दिखाइए कि जो अनुच्छेद 123 है और अनुच्छेद 213 है, इसके द्वारा हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या जारी कर सकते हैं, अध्यादेश, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि चाहे अध्यादेश केंद्र स्तर पर जारी किया जा रहा है या राज्य स्तर पर, वो तभी जारी किया जा सकता है जब ना ही केंद्र में ना ही राज्य में वहां पर सत्र नहीं होना चाहिए, सत्र का विद्यमान होना नहीं होना चाहिए, यानी कि सत्र वहां पर नहीं होना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी सेशन। अगर सेशन है, अगर सत्र चल रहा है, तो उस दौरान आप अध्यादेश नहीं ला सकते। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अब देखिए, इसमें अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न आपसे पूछा गया था दुरुपयोग वाली बातें, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं, अब बॉडी में हम डालेंगे। सबसे पहले इसका जो दुरुपयोग है वो हमें दिखता है कि इसमें क्या क्या कि लेजिस्लेटिव को बाईपास किया जाता है, यानी कि जो विधायिका होती है उसको बाईपास किया जाता है। होता नहीं होता, मैंने क्या बोला, सत्र पे नहीं बैठा है, जो संसद है वो सत्र में नहीं बैठा है। अब इससे क्या समझ रहे हैं आप कि आपके जो सांसद हैं जिनको आप लोगों ने चुना है, चाहे वो विपक्ष के क्यों ना है, वो लोग अभी सत्र में नहीं है और उसी दौरान एक कानून पारित कर दिया जाता है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि शक्तियों का विभाजन है, यानी कि जो कार्यपालिका है वो कानून को लागू करेगी और जो विधायिका है वो कानून बनाएगी और जो न्यायपालिका है वो कहीं ना कहीं कानून की स्क्रूटनी करेगी, माने चेक करेगी कि वो नैतिक है या नहीं। परंतु यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो विधायिका का है वो पूरा सीधे बाईपास कर दिया जाता है। और ज्यादातर देखा भी जाता है कि ऐसे ऐसे मुद्दे पहले ही सोचे समझे होते हैं। मैं किसी भी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आमतौर पे एक बात कर रहा हूँ कि सरकार सोची समझी एक साजिश करती है कि कहीं ना कहीं जब सत्र पे नहीं होता तो उसी समय कुछ ऐसे मुद्दे बाहर कर दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि सरकार की जो एक प्रिजुडाइस होता है ना, मतलब पहले से सोची समझी जो नीतियां होती हैं उसको लागू करने के लिए अध्यादेश का सहारा लिया जाता है। यानी कि किसका इंतजार किया जाता है कि अभी सत्रहीन रहे, मतलब वहां पर जब सेशन ना हो उस समय हम ये कार्य करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे लैक ऑफ पब्लिक इनपुट। अब देखिए पब्लिक इनपुट से यहां क्या मतलब है, इनपुट किसी चीज को डालना।
अब अभी मैंने बताया आपको कि संसद को हम क्या समझते हैं। संसद को हम अगर इस दृष्टिकोण से देखें कि वहां बैठे कितने लोग हैं, तो वहां पर बैठे तो पूरे के पूरे सांसद हैं, जितनी भी सीट है। कुछ सरकारी होते हैं जो बहुमत में होते हैं, कुछ गैर सरकारी होते हैं जो बहुमत में नहीं है, परंतु है तो सांसद, अपने अपने क्षेत्र से जीत के आए हैं, तभी तो संसद में बैठे हैं, राइट। तो चाहे उनके पास ये अधिकार नहीं होता, जैसे जो प्राइवेट मेंबर होते हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं है, चाहे उनके पास ये शक्ति नहीं होती है कि वो अपना विधेयक पारित कर पाए, वो सरकार का हिस्सा नहीं है, परंतु अपनी राय मशवरा तो देते हैं। हो सकता है उनका राय मशवरा अच्छा हो जाए, हो सकता है कोई जो विधेयक है उसको लाया जा रहा है वो गलत है सामाजिक तौर पे, और जो विपक्ष में बैठे हैं उनके द्वारा ये पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा तर्क दिया कि सामने वाला भी मानने पे मजबूर हो गया कि हाँ भाई बात तो सही है। तो यहां पर तो हमें ये भी नहीं दिखता है कि इनपुट है ही नहीं, क्योंकि जब सत्र विहीन होता है, जब रिसेशन होता है सेशन का, तब ये लाया जा रहा है, राइट। तो दूसरा ये है इसका नकारात्मक। आगे देखते हैं एब्यूज ऑफ पावर, यानी कि यहाँ पर आप देखते हो शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। मैंने अभी बताया था आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ सरकार की कभी कभी ये देखा जाता है कि मनसा होती है कि वो कुछ ऐसी हरकतें करते हुए पाए जाते हैं कि वो सोची समझी साजिश दिखती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं देखिए, अगर मैं जो भी टिप्पणी दे रहा हूँ इसको एक इन जनरल आपने देखना है, इसको विवादित नहीं बनाना, समझने के लिए बातें हैं, ठीक है। जैसे 370 को जब हटाया गया है, तो आपने पहले देखा था कि 370 जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि जब भी राष्ट्रपति जो विशेष अधिकार दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, अगर उसे हटाना चाहते हैं तो वहाँ की जो विधानसभा है उससे राय मशवरा लिया जाएगा। परंतु अभी आपने देखा था वहाँ पर क्या किया गया था, पहले कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो विधानसभा को हटा दिया। उसी दौरान कहीं ना कहीं क्या किया गया, विशेष दर्जे को हटा दिया गया, यानी कि जो विधानसभा थी उसको बाईपास कर दिया गया। तो ये एक उदाहरण है, ऐसी कई उदाहरण है जहां पर ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो शक्ति होती है ये अध्यादेश की, उसका दुरुपयोग किया गया है, राइट। तो इस तरह से कुछ बातें हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब देखिए जितनी भी मैंने अभी जो इसमें कुछ आपको नकारात्मक, क्योंकि प्रश्न ही दुरुपयोग वाला था तो इसीलिए मैंने नकारात्मक से शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, मैंने हमेशा कहा जब आपने मीन्स राइटिंग करनी है तो हमेशा स्टार्ट विद द पॉजिटिव, परंतु क्वेश्चन में ही अगर आपसे पूछा है इसमें क्या क्या नकारात्मक है तो वहां पर यू हैव टू स्टार्ट विद द नकारात्मक, राइट। बट आपने क्या करना है, आपने कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जरूर देना है। तो यहां पर देखिए, अगर स्लाइड नंबर 5 में मैं जाता हूं, ये देखिए स्लाइड नंबर 5 में मैंने लेजिस्लेटिव बाईपास वाली बात बताई है। तो स्लाइड नंबर 5 का जो समाधान है वो क्या है कि कहीं ना कहीं किसी तरह का एक जांच और संतुलन किया जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, विधायिका को बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ हमें ऐसा संस्थान बनाना चाहिए या कुछ ऐसे संस्थान को एक शक्ति दे देनी चाहिए कि वो जो भी इन्होंने बाईपास किया है विधायिका को, उसके बाद ये जो कानून ला रहे हैं उस कानून की भी कहीं ना कहीं जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो आप सही समझे हैं, मेरा जो इशारा है वो है न्यायिक समीक्षा के लिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी विधायिका को बाईपास किया गया है, तो न्यायपालिका एक बार देखे तो सही, यहाँ पर कोई ऐसी बातें तो नहीं है जो समाज के लिए ठीक नहीं है, राइट। तो ये इसका समाधान है जो मैंने आपको एक विधायिका बाईपास वाला बताया था, राइट। अब वहीं पर देखेंगे स्लाइड 6 में, देखिए लैक ऑफ पब्लिक इनपुट, यानी कि मैंने बताया था क्योंकि सत्र पे है ही नहीं, है ना, सेशन पे है ही नहीं, तो ज्यादा चाहे विपक्ष के लोग क्यों नहीं है, उनकी जो बातें हैं वो ली नहीं गई है, उसके लिए क्या क्या करना है आइए देखते हैं। तो देखिए यहां पर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं यहां पर क्या करना है, अगर इनपुट नहीं लिए गए हैं क्योंकि सत्र पे नहीं था हमारा संसद, तो उसमें क्या करना है, जब आप ऐसा अध्यादेश लाने वाले हैं तो आप क्या करो, जो आम जनता है उस तक एक पब्लिक नोटिस से ये बात पहुंचा दो। ये जैसे कि अखबार में आप डाल सकते हो, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उस बात को जो भी आप अध्यादेश ला रहे हो एक बार जनता से तो मांग लो, निर्णय जनता से मांग लो, और जनता आपको फटाफट, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, तो अब जनता आपको अपना फीडबैक दे देगी। अगर आपको लगता है 50% से ज्यादा जो जनता है जिन्होंने कुल वोट किया है, अगर वो 50% से जो ज्यादा है वो आप निर्णय लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि 50% से ज्यादा जो निर्णय आता है, चाहे वो हाँ आए चाहे ना आए, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, अब जो स्लाइड नंबर 7 पे है, जो मैंने कहा था एब्यूज ऑफ पावर, जो शक्ति का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके लिए क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें आप क्या करिए, दंड, मतलब ऐसा कानून बना दीजिए कि कल ये पाया जाता है कि अध्यादेश लाया गया था इस सरकार के द्वारा, और उसमें भी आप ये करिए कि ये जरूर देखिए कि जो सरकार ला रही है उसमें मुख्यतः कौन है व्यक्ति जो कहीं ना कहीं ये अध्यादेश ला रहा है, उसमें भी स्पेसिफिक कर दीजिए, यानी कि जो सरकार है, जो मंत्रिपरिषद है, उसमें से भी कौन मंत्री है जिसके कहने से ये अध्यादेश लाया जा रहा है। अगर वो अध्यादेश गलत है, गलत काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दंड का प्रावधान बनाइए। तो एक दंड की वजह से भी क्या होता है, जो अपराध होता है वो काफी हद तक कम होता है। देखिए सिंपल सी बात है,
इंसान का जो चरित्र है वो आपराधिक होता है। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बात बड़े बड़े जो पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं उन्होंने बोली है कि इंसान का जो पहला चरित्र होता है वो आपराधिक होता है, परंतु कानून की वजह से उसका जो आपराधिक चरित्र है वो थोड़ा संयम में रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब दंड का प्रावधान इसमें होगा तो कहीं ना कहीं जो आपराधिक चरित्र होता है व्यक्ति का वो कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपने ये बातें लिखनी है। तो जो मैंने नकारात्मक बातें बोली हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसा था और जो बिल्कुल सत्य है आप देखते ही, उसको हमने कहीं ना कहीं उसका निवारण भी दिया, राइट। और स्लाइड मैंने इसलिए जोड़ी है कि आपको वो पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशन में आपने ये लिख देना है, राइट। आगे देखते हैं। आप देखिए ये हमारा टीओ और एटीओ का प्रीमियम बैच है जिसमें आप देख रहे होंगे, जिसमें आपको एक कोर्स ऑफर किया जा रहा है जो प्रीमियम लेक्चर्स का है, मात्र 2999 का, ठीक है, ओनली 2999, ठीक है, जिसमें सारे आपका जितना भी सिलेबस है वो आपको पढ़ाया जाएगा। और आप जानते हैं आपके 3 पेपर होने वाले हैं, तो इंडिविजुअली हमारे पास टेस्ट सीरीज पड़ी है। अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हैं किसी भी एक विषय में, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, जो केवल आपको पड़ेगी मात्र 2999 की। अगर आप कॉम्बो प्राइस लेते हैं जिसमें 3 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे सारे, और जो गवर्नमेंट अकाउंट जो है चैप्टर 1 to 8 जो 5th एडिशन से पढ़ाया जा रहा है लाइन बाय लाइन, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, यानी कि आपको दिया जाएगा, उसके सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो मात्र आपको पड़ेगा 7999 का। और पर्सनली एल से आपने इसको लेना चाहिए, राइट। और यहाँ पर एक और ऑफर है आपके, इसमें आपको टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, आपको केवल दिया जाएगा प्रीमियम लेक्चर्स और आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जो मात्र आपको पड़ेगा 2999 का, राइट। और देखिए ये है जो हम लोग आपसे मेंस राइटिंग कराते हैं, जो हमारे पोर्टल में होता है, जिसमें आप अपलोड करते हैं और हमारी जो फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी, वो चेक करती है। इस तरह से आपकी मार्किंग होती है, राइट, ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से नोट्स दिए जाते हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लम लगती है हमारी फैकल्टी को, और इस तरह से लाइन बाय लाइन आपकी चेकिंग होती है। इवन जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो भी देखी जाती है, राइट। और इस तरह से देखिए चेकिंग होती है। और इसके बाद देखिए ये आपसे ऐसे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद आपका इसी तरह सिलेक्शन होता है। देखिए ये है मोहित राठी जी की, आज ये एईटीओ में नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है, यही मुझे आपके लिए चाहिए। और ये आप देखेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि आप जो ये मेरिट का ज़माना है उसमें आप पीछे ना रह पाए। इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 16। अब आप देखिएगा आर्टिकल 16 क्या है। वही कहता है कि सभी लोगों को क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी पदों में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा। अब सबको मौका दिया जाएगा तो यानी कि उनमें से सबसे बेस्ट को चुना जाएगा जितनी सीटें हैं। तो इसलिए मैंने कहा मेरिट का ज़माना है। तो ये जो स्लाइड है, ये जो आपके सामने दिख रही है, ये आपको मेरिट में टॉप में रखेगी, क्योंकि इसमें लेटेस्ट अपडेट आप तक शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद।